बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज बात करेंगे MGMT 6 to 7 इनके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेसन नंबर 27 की। प्रोजेक्ट स्कोप एंड प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। हमारी बातचीत चल रही थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी स्कोप के हवाले से। द टर्म स्कोप रेफर स्कोप बेसिकली है क्या? दिस इंक्लूड्स वर्क टू डिलीवर अ प्रोडक्ट सर्विस विद स्पेसिफिक फीचर्स एंड फंक्शंस। अब जनरली स्कोप का इस तरह से देख लें कि हम देखते हैं कि इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव किसी भी चीज का क्या है, तो हम कहते हैं कि इसका स्कोप स्कोप क्या होगा। यहां पर यही चीज है कि कोई भी वर्क जो है, प्रोडक्ट सर्विस, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं और वो क्या फायदा दे सकती है हमें। द रिजल्ट्स कैन बी सिंगल प्रोडक्ट, यू कैन हैव सेवरल कंपोनेंट्स। द फीचर्स फंक्शंस कैरेक्टरिस्टिक टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट आर measured against the set product requirements and are managed throughout the life cycle। लाइफ साइकिल मतलब कि जब तक वो प्रोडक्ट इन प्रोसेस रहेगी, ग्रो रहेगी, तो ये उसकी प्रोडक्ट स्कोप आ जाता है। प्रोजेक्ट स्कोप क्या है? प्रोजेक्ट को रेफर टू वर्क दैट मस्ट बी डन इन ऑर्डर टू डिलीवर अ प्रोडक्ट। कितना काम लाजमी करना है वो प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए, मतलब ये कि जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसका कितना काम जरूरी है या कितना काम रह गया है या कितना काम हो गया है, ये उसके प्रोजेक्ट की स्कोप कहलाता है। Project scope has a start and end date, possesses unique characteristic of or attributes, produces specific results during the life cycle। यानी कि आप कितना पोर्शन या कितना काम जो है वो कितने टाइम में करेंगे या कौन सा काम किस टाइम में किया जाएगा, वो काम वो टाइम जो है वो प्रोजेक्ट स्कोप कहलाएगा। अब ऑब्वियसली उसे मैनेज भी करना होता है। यहां पर देखें जी, प्रोजेक्ट इनिशिएशन है, स्टार्ट हुई, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको इकट्ठा किया जा रहा है। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, यानी कि प्रोजेक्ट में बनना क्या है उसकी स्टेटमेंट तैयार होती है कि ये चीज़ें हम बनाएंगे, वो कंप्लीट हो जाती है, उसकी कमिटमेंट मुकम्मल हो गई, ठीक है। तो स्कोप चेंज कंट्रोल, यानी कि उसका कंट्रोल अगले बंदे को दे दिया जिसके लिए वो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इनिशिएशन, स्कोप प्लानिंग, स्कोप डेफिनेशन, स्कोप वेरिफिकेशन, स्कोप चेंज कंट्रोल, ये जी पूरा एक प्रोसेस आ जाता है। इनिशिएशन फेज में क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, स्ट्रेटेजिक प्लान, सिलेक्शन क्राइटेरिया, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रेंट्स, अजम्पशंस, ये सारी चीजें जो है हमारे प्रोजेक्ट को के आगाज के लिए होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट स्कोप प्लानिंग। इट रेफर्स टू क्रिएटिंग अ स्कोप मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट स्कोप प्लानिंग। इट रेफर्स टू क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्लान दैट डॉक्यूमेंट हैव प्रोजेक्ट स्कोप विल बी डिफाइंड वेरीफाइड कंट्रोल। यानी कि प्रोजेक्ट स्कोप को डिफाइन किया जाता है कौन सा काम करने लगे हैं, उसकी कब कंप्लीट होगा, ठीक है। कितना काम है वो, यानी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वो किन किन हिस्सों में कंप्लीट होगा, ये सारी चीजें उसमें प्लान की जाती हैं। फिर अगला इसका आ गया। अब इसमें वो मुख्य चीज बता रहा है, डिफाइन स्कोप, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट कैरेक्टरिस्टिक, सॉलिसिट इनपुट्स और सिलेक्ट प्रोसेस एक्टिविटीज एंड टास्क, ये सारी चीजें एनालिसिस ऑफ प्रोसेस मॉडल है। यानी कि प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए जो मॉडल पूरा तैयार होगा उसमें क्या कुछ शामिल होगा, वो चीजें यहाँ पे हैं कि किस तरह स्टार्ट होगा। प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट कैरेक्टरिस्टिक, सॉलिसिट इनपुट के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीजें मेजर रिक्वायर्ड हैं, अफेक्टेड पार्टीज, फिजिबल यूजफुल पॉसिबल इंक्लूडिंग फीडबैक, सिलेक्टिंग प्रोसेस एक्टिविटीज टास्क, ये सारी चीजें जो हैं ये मेजर है जी उसका हिसाब प्रोजेक्ट प्लानिंग का। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोजेक्ट स्कोप डेफिनेशन। दिस इन्वॉल्व्स subdividing major project deliveries as identified in the scope statement
इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करता हूँ, फिर आपको ये चीजें सारी समझ आ जाएंगी, फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे फर्दर इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। अब देखिए, फर्ज करें एक प्रोजेक्ट लिया जाता है रोड को बनाने का। एक रोड है कुछ तकरीबन 20-25 किलोमीटर लंबा है, या यहाँ से बात कर लें कि गुजरांवाला से डस्का तक का रोड बनना है, या गुजरांवाला से कामोगी तक का, या गुजरांवाला से वजीराबाद तक का रोड बनना है। 20-25 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो बेसिकली इसको इनिशियली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर मिलता है उसी वक्त उसके पार्ट्स बना दिए जाते हैं कि जी बताएं जी आप कितने कितने दिनों में कितना कितना पोर्शन कंप्लीट करेंगे। वो जो पोर्शन इनिशियली बनाए जाएंगे वो होंगे प्रोजेक्ट्स को। जी हम 2 किलोमीटर का या 3 किलोमीटर इसका कंप्लीट करके आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप उसको वेरीफाई करें। अब जो 3 किलोमीटर का हिस्सा बनना है उसको प्रॉपरली प्लान पहले किया जाएगा, या फिर उसकी प्रोपोर्शन इस तरह से होगी, स्कोप इस तरह से होगा कि जनाब हम पहले मट्टी तैयार करेंगे, ठीक है, रोड की। उसके ऊपर फिर जो पत्थर वगैरह पड़ता है उसकी 2-3 लेयर्स होंगी। उसकी मोटाई कितनी होगी, उसके ऊपर जो केरी डाली जाएगी, फिर कंक्रीट डाला जाएगा। ये प्रोपोर्शन वाइज होगा, और उन प्रोपोर्शंस को भी फिर पार्ट्स में आगे सब डिवाइडेड भी किया जाता है। तो ये सारी प्लानिंग होती है प्रॉपर कि कब कब कितना कितना काम कंप्लीट होगा, फिर उस काम को वेरीफाई किया जाता है। गवर्नमेंट के अनाउंस जो नॉमिनेटेड पर्सन होता है, इंजीनियर, जिसने आगे उस काम को चेक करना होता है कि मिट्टी, जो मट्टी अगर नीचे है तो उसकी जो फिनिशिंग है वो हो चुकी है, उसे इतना प्रेस कंप्रेस कर लिया गया है कि वो फर्दर डिस्टर्ब ना करे। ऊपर हैवी लोडेड होना है तो मट्टी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसने जब वेरीफाई कर लिया फिर वो उसकी रिपोर्ट देगा और उसकी पेमेंट उनको दी जाएगी। अब ये एक स्कोप था पूरे का पूरा कि मट्टी के जो काम किया गया। अब उन्होंने उस स्कोप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया कि हमने पहले 3 किलोमीटर को करना है, फिर उसके बाद अगले 3 किलोमीटर, अगले 3 किलोमीटर। ये अब उनका अपना मामला था, लेकिन मट्टी की जो कंप्रेसिंग है ये उनका पूरा का पूरा एक स्कोप था। उसको डिफाइन किया गया कि कितना हमने ये और फिर उसके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाए गए कि कितने कितने किलोमीटर हमने पोर्शन वाइज करना है। ये सारा भाग है, देखिए जी। एक प्रोजेक्ट है उसे 3 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। पहले फेज में आगे 2 फर्दर एक्टिविटीज हैं, पहली एक्टिविटी में आगे 3 टास्क हैं। तो ये इस तरह से दूसरा फेज। अब देखिए अगर मैं रोड की बात की है तो पहला फेज है मटी कंप्रेशन। उसकी 2 एक्टिविटीज में कन्वर्ट किया गया कि पहले एक पोर्शन मट्टी का डाला जाएगा उसको, उसके आगे 3 टास्क, यानी कि उसको 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया। फिर दूसरे पोर्शन को कलेक्टिवली इकट्ठा किया गया। सेकंड फेज में पत्थर डाला गया, थर्ड फेज में उसमें कंक्रीट डाल दी गई। तो ये प्रोपोर्शनेट चीजें डिवाइड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहलाता है। आगे स्कोप वेरिफिकेशन है, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मूला फॉर्मलाइजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड सो ऑन, फॉर्मल एक्सेप्टेंस। ये सारी चीजें जी आपका प्रॉपर स्कोप वेरिफिकेशन आ गई। देन आ गया स्कोप चेंज कंट्रोल। इट डिफाइन प्रोसीजर फॉर विच प्रोजेक्ट स्कोप मस्ट बी चेंज। इट इंक्लूड्स पेपर वर्क, ट्रैकिंग सिस्टम, अप्रूवल लेवल, नेसेसिटी फॉर ऑथराइजिंग चेंजेस। स्कोप चेंजिंग कंट्रोल शुड बी इंटीग्रेटेड ओवरऑल चेंज कंट्रोल सिस्टम। ठीक है जी, अगर हम स्कोप को चेंज, ये अगर की बात है यहाँ पे, ठीक है, लाजमी नहीं स्कोप को चेंज करना है, लेकिन अगर चेंज करते हैं, ये कह लें, इसको आप इस तरह से कह लें कि हम जब जिसके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो काम कर रहे हैं, हम जब उसको हैंड ओवर करते हैं, ठीक है, तो ये उस जुमरे में आता है। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 24 8 है जी, नेटवर्क शेड्यूलिंग टेक्निक्स। अब ये नेटवर्क शेड्यूलिंग टेक्निक्स क्या है? इसके अंदर हम जो काम है किस किस तरह कंप्लीट होगा, उसका पूरा नेटवर्क कैसा होगा, ये वो हम पढ़ते हैं। गैंट या बार चार्ट है, माइलस्टोन चार्ट है, लाइन ऑफ बैलेंस है, नेटवर्क प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, एरो डायमंड मेथड। ये मुख्तलिफ चार्ट्स हैं, और इन चार्ट्स को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं और इनमें से एमसीक्यूज भी अक्सर आते हैं, क्वेश्चंस भी पूछता है। सबसे पहले हमारे पास है पर्ट। हम इनको यहाँ पढ़ने की बजाय इनके, मेरा ख्याल है कि उसने शायद डायग्राम्स ना दी हों, मुझे लग नहीं रहा कि दी होंगी। पर्ट ही चल रहा है, उसके बाद आगे आ गया। अच्छा जी, गर्ट आ गया। देखिए उसने कोई भी नहीं बनाई, तो हम क्या करते हैं कि हम
यहाँ पे पर चार्ट देखते हैं क्या होता है जी। ये देखिए ये पर चार्ट है। थोड़ा सा कम्प्लेक्स वाइज चार्ट लेते हैं ताकि चीजें समझ, ये वाला ले लेते हैं। जी हमारे पास पर चार्ट आ गया। जी नजर आ रहा है चार्ट? राम। जी सर, आ रहा है नजर। जी ठीक हो गया। अच्छा ये स्टार्ट हमने लिया, 3 टास्क थे, जो ये पहला टास्क 4 दिन में मुकम्मल हुआ, दूसरा 2 दिन में, तीसरा 3 दिन में। अब ये देखें पहले से डायरेक्टली चौथे में चले गए, दूसरे से पांचवें में चले गए, तीसरे से छठे टास्क में चले गए। अब चौथा पांचवा कलेक्टिवली सातवें टास्क में चला गया, और वहां से सातवां आठवें में आया, छठा भी आठवें में चला गया, और आठवां एंड फिनिशिंग में चला गया। ये देखिए ये तरीका कार है कि किस तरह कौन सा टास्क किसके बाद कंप्लीट होगा, और किस टास्क के बाद कौन सा टास्क स्टार्ट होगा। ये एक पूरा चार्ट पहले से डिजाइन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप यही देख लें कि कोई एक जैकेट बनाने वाली कंपनी है, तो अब उनका जो कटिंग डिपार्टमेंट है वो मुख्तलिफ साइज की जैकेट्स को कट कर रहा है। ठीक है। अब हो सकता है कि उनमें टीम्स बैठी हों जो हर टीम मुख्तलिफ साइज के जैकेट्स को कट कर रही है। ठीक है, उसका एक बंडल तैयार करती है और आगे प्रोसीड कर देती है। अब जो स्टिचिंग वाले हैं उनको कोई कंसर्न नहीं है कि साइज कौन सा है, उनके पास जो सामान है उन्होंने बस स्टिचिंग कर रही है। तो वो जो कटिंग आई है उसी के मुताबिक जो साइज जहां पे रख के स्टिचिंग करनी है वो उस हिसाब से स्टिचिंग करते चले जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद उसकी स्टिचिंग होने के बाद उसको आगे फिनिशिंग के लिए भेजा गया। तो अब उनके जो कि कलर डिफरेंट थे तो डिफरेंट डिजाइन डिफरेंट थे, तो डिफरेंट तरीके से उनकी फिनिशिंग की गई। किसी पे पॉलिशिंग होनी थी, किसी पे पॉलिशिंग नहीं होनी थी। तो अब ये देखिए कि कौन सा टास्क किसी तरह से हर लिहाज से वो चीजें डिफरेंशिएट होती हैं। तो ये होता है पर चार्ट, एक प्रॉपर चार्ट होता है कि जो हमें ये कंफर्म करता है कि हमने कौन सा काम किसके बाद कंप्लीट करना है। ठीक है जी। अब हम आते हैं जी वापिस अपने पर चार्ट के ऊपर। इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये लेसन जो हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेसन है, जितना मैक्सिमम कवर कर सके हम। अच्छा जी, अब एडवांटेजेस की बात करते हैं। फर्स्ट मेजर एडवांटेज ऑफ पर चार्ट इज काइंड ऑफ प्लानिंग रिक्वायर्ड टू मेजर नेटवर्क। ये पूरा एक नेटवर्क होता है और उसकी प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है कि ये किस तरह से कंप्लीट होगा। नेटवर्क डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल पाथ एनालिसिस रिवील्स इंटरडिपेंडेंसीज एंड प्रॉब्लम एरियाज दैट नाइदर यूज होती हैं। बाय द पार्ट वन कैन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग स्पेसिफाइड डेडलाइंस ऑफ बाय डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव। अब पर चार्ज ये भी कंफर्म करता है कि जी किसकी डेडलाइन कितनी है, किसने कितना काम कंप्लीट करना है, कब कंप्लीट करना है। ठीक है। यही चीजें पर चार्ज जो है इसका ये फायदा होता है। थर्ड एडवांटेज इज द एबिलिटी टू इवेल्युएट द इफेक्टिव चेंज इन द प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम में कोई चेंज आता है तो वो भी उसमें ही मेंशन कर दिया जाता है कि यहाँ पे हमने ये काम करना है और इस तरह से चेंजिंग करनी है। ये सारा मामला पर चार्ट के अंदर होता है। ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है? टाइम एंड लेबर इंटेंसिव एफर्ट इज रिक्वायर्ड। अब इसमें लेबर इंटेंसिव एफर्ट, लेबर की बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। आपने जो टाइम मेंशन कर दिया है, अब वो टाइम प्रॉपर मैनेज नहीं होगा तो अगला काम स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अपर लेवल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज रिड्यूस। देयर एग्जिस्ट अ लैक ऑफ फंक्शनल ओवर ऑनरशिप इन एस्टिमेट्स। आपने जब एक चीज स्टैंडर्ड बना दिया तो इससे जो अपर लेवल मैनेजमेंट है उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपने कोई नए कह दिया जी यही हमने फॉलो करना है, हमने कोई इधर उधर नहीं होना, कुछ चेंज नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं जी। अब ये मुख्तलिफ डायग्राम्स देखें, मुख्तलिफ 1 से 2 टास्क में गया, 3 से 4, 4 से 5, 6, 7, मुख्तलिफ माइल, ये मुख्तलिफ चार्ट्स की डायग्राम्स है। ये गैंट चार्ट है, माइलस्टोन चार्ट है, पर अच्छा ये जी पर चार्ट, पहले से दूसरे से, और पहले से तीसरे में, दूसरे से चौथे में, तीसरे से चौथे में। तो ये मुख्तलिफ कन्वर्जन फॉर्म ऑफ बार चार्ट ऊपर से। अच्छा ये कन्वर्जन बता रहा है बार चार्ट से कन्वर्जन चार्ट की।
जरूरत नहीं है हमें इसकी। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ, ये गैंट चार्ट देखें जी। गैंट चार्ट आपने अपने एलएमएस के अंदर देखा होगा, जहां पे आपका वो होता है होम टैब के नीचे, मुझे टैब का नाम याद नहीं आ रहा, जिसके अंदर आपने क्विज वगैरह देखते हैं, कोई क्विज तो नहीं आया हुआ। तो वहां जब आप ओपन करते हैं तो आपको उस पे मिलता है, कैलेंडर मिलता है, और कैलेंडर पे मेंशन होता है जी ये असाइनमेंट इस डेट को ओपन होगी और इतने दिन तक चलेगी। वहां में मुख्तलिफ बार्स बनी होती हैं और वो मुख्तलिफ कलर्स की होती हैं। वो एक्चुअली गैंट चार्ट बनाया होता है। लें जी, यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया, डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM। PERT is used three times estimates: optimistic, most likely, and pessimistic. From these estimates, an expected time can be derived. CPM uses one time estimate that represent the normal time. ये CPM क्या है, किसको रहा है? चलिए जी, वो बात कर रहे हैं जी, जो PERT है, इसके थ्री एस्टिमेट्स हैं। ऑप्टिमिस्टिक लोग भी यूज करते हैं, मोस्ट लाइकली भी, पेसिमिस्टिक, हर तरह के लोग PERT चार्ट को यूज कर सकते हैं। लेकिन CPM जो है ये वही लोग यूज करते हैं जो ये कंसर्न कर रहे हो कि हमें काम प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ करना है और हमें कोई भी वीकनेस नहीं छोड़नी। PERT is probabilistic in nature, based on beta distribution by each activity time and normal distribution of expected time duration. ये प्रोबेबिलिटी बेस चलता है कि एक्सपेक्टेड टाइम हमने मेंशन कर दिया और उसी के मुताबिक हम बाकी काम भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली इसमें रिस्क जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कि कितना प्रोजेक्ट हमारा डिले हो सकता है अगर हमारा कोई भी काम डिस्टर्ब हुआ तो। बोथ PERT एंड CPM परमिट्स द यूज ऑफ डमी एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू डेवलप द लॉजिक। दोनों के अंदर डमी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं ताकि प्रॉपर लॉजिक डेवलप हो सके और पता चल सके कि कौन सा काम कितने ऐसे में मुकम्मल हो सकता है। काफी है जी। आगे, ज्योग्राफिकल एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, इसे जर्ट लिखा है। ज्योग्राफिकल एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक आर सिमिलर टू PERT बट हैव द डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस टू अलो द लूपिंग। अब इसको देखते हैं जी, ये क्या है। गुड। देखिए, ये रिसर्च, ये चार्ट है एक, इसके अंदर क्या है कि वो कहता है कि पहले नहीं पसंद आई, साढ़े गलत ना सही, अच्छा आ गई है। ये देखे जी, अब इसके अंदर वो बात क्या कर रहा है। पहले अगर ये फर्ज करें 5 डिपार्टमेंट्स हैं, हम पहले डिपार्टमेंट से दूसरे में गए, दूसरे तीसरे में गए, लेकिन अगर कोई इशू हुआ तो तीसरे में वो चीज़ नहीं प्रॉपर चली तो हम उसे वापस दूसरे में ले आते हैं, या तीसरा डिपार्टमेंट का वर्क जो है दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इवन चौथे में चले गए, लेकिन तो काम में कमी, किसी प्रोडक्ट में किसी चीज़ में कमी रह गई, हो सकता है उसे तीसरे में वापस लाना पड़े, दूसरे में या पहले में वापस लाना पड़े। ठीक है। तो ये जर्ट चार्ट प्रॉपरली बताता है कि कौन सा काम किस हिसाब से हुआ, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो इशू आ रहे हैं, फिर उस इशू के हिसाब से उसे रिवाइज किया जाता है। अब देखें, चौथे से दोबारा चौथे में आ गए, तीसरे में आ गए, दूसरे में आ गए, या फिर पहले में आ गए। इस तरह पांचवें में चले गए तो पांचवें को वापस उठा के चौथे में ले आए। तो ये पूरा होता है कि जहां जहां हमें कोई कमी नजर आ रही है हम उस कमी को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। Geographic evaluation review technique are similar to PERT but have the distinct advantages to allowing for looping, branching, and multiple projects and results. With PERT, one cannot easily show that if a test fails, we may have to repeat the test several more times. PERT के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि अगर आपका टेस्ट फेल होता है, आप जो काम करते हैं वो ठीक नहीं होता तो आप उसे रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जर्ट के अंदर ये प्रॉपरली बताया गया है कि उसे बार बार रिपीट किया जा सकता है। डिपेंडेंसीज एंड इंटररिलेशनशिप, mandatory dependency. These are the dependencies that cannot change, such as erecting the walls of house from before putting up to the roof. कुछ मैंडेटरी डिपेंडेंसीज होती हैं जिनको पूरा करना हर हाल में जरूरी होता है। ये हार्ड लॉजिक है,
जिस तरह घर की दीवारें, वो कह रहा है कि दीवारें जब हम बना देते हैं, दीवारें बनानी जरूरी हैं, अब उस पर प्लास्टर करना है, जो भी एक्टिविटीज करनी है, वो सॉफ्ट डिपेंडेंसीज में दीज आर डिपेंडेंस दैट मे हैव एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। ये डिपेंड करता है कि जिसने काम करना है, जिससे काम करवा जो काम करवा रहा है, कि वो क्या चाहता है। वो घर कमरों दीवारों पे प्लास्टर करना चाहता है, प्लास्टर तो चले होने होना है, पेंट करना चाहता है या कोई और काम करना चाहता है, वो उस पर डिपेंड करता है। डमी एक्टिविटीज, ये जनरल एक्टिविटीज होती हैं, फेक एक्टिविटीज कह सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल एक्टिविटीज, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये लॉजिक जानना कि काम कब कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। स्लैक टाइम, इट इज एसेंशियल टू नो दैट सिंस दे, हाँ, स्लैक टाइम होता है एक्स्ट्रा टाइम रखना, टाइम पीरियड। अब देखिए काम 2 दिन में मुकम्मल हो रहा है, लेकिन हम उसके लिए 3 दिन रख लेते हैं, तो वो जो एक दिन एक्स्ट्रा रखा गया है, वो स्लैक टाइम होता है। कि अगर काम में कोई डिले हो, कोई प्रॉब्लम आए, कोई गड़बड़ हो जाए, कोई क्रिटिकल एक्टिविटी आ जाए, क्रिटिकल पाथ आ गया है, तो उसको ओवरकम किया जा सके। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे लेसन नंबर 27 28 थे। उम्मीद करता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।